Hello friends, welcome to Reno's Englishpedia. Today I'm going to do something completely different. That is, I'm going to start a revision series in which I will be posting 2 topics daily, maybe 2 chapters or maybe 1 chapter and a poem. The best part about this video series is going to be that they are going to be classroom transactions where actual involvement of the students can be heard. Maybe some parts of it will not be audible as the children do not have a microphone, but their queries are going to be repeated by me so you can understand them very well. Hanji, we are now going to start with the poem Aunt Jennifer's Tigers written by Adrienne Rich. ठीक है, एड्रियन रिच कौन है? शी इज़ अ फेमिनिस्ट. फेमिनिस्ट का मतलब है यस हु बिलीव्स इन वुमेन इक्वालिटी, राइट? वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन इक्वालिटी, ये सब फेमिनिज्म के अंडर आता है, राइट? इस चैप्टर में ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखना कि जब आप आंसर्स लिखते हो ना, यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट मेल्स हु डोमिनेट वुमेन. तुम्हारा जो फोकस है वो मेल्स पे होता है. ये पोएम में फोकस मेल्स के ऊपर है कि मेल क्यों डोमिनेट कर रहे हैं, कि वुमेन के ऊपर है जो डोमिनेट हो रही है. वुमेन के ऊपर है जो डोमिनेट हो रही है. मैं भी यही पेपर और तुम लोग क्या गलती कर देते हो? यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट हाउ मेल्स डोमिनेट वुमेन, मेल्स अपनी पावर दिखाते हैं, मेल्स ये करते हैं, मेल्स वो करते हैं. पोएम का सार मेल नहीं है. पोएम इज़ नॉट फोकसिंग ऑन द मेल. पोएम नहीं कह रहा है कि मेल जो है वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है. पोएम को अंकल से कोई लेना देना नहीं है. पोएम किसके ऊपर फोकस कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ आंट जेनिफर के ऊपर. जब आप ये पोएम के बारे में कुछ लिखोगे या बोलोगे तो आपने वुमेन के ऊपर फोकस करना है कि वुमेन जिनको ऑप्रेस या सप्रेस किया जाता है तो उनके ऊपर हालत क्या होती है. What is the difference between oppression and suppression? डिफरेंस है? क्यों नहीं है? मुझे तो सेम लगा था क्योंकि ऑपरेशन मतलब कोई किसको दबाता है. सप्रेशन एक्सटर्नल होता है. कोई आपकी बात को, कोई आपको, कोई आपकी इच्छाओं को जब दबाता है बाहर से तो वो सप्रेशन होता है. हम जब उस स्टेट में रहना शुरू कर देते हैं तो हम ऑप्रेस्ड स्टेट में रह रहे हैं. अपने आप को खुद ही यस, समझ में आया? सप्रेशन जो है वो एक्सटर्नल एक्शन है, किसी ने आपको सप्रेस किया, बट आप उस सप्रेशन में जब रहते हो तो आप ऑपरेशन में आ जाते हो. सप्रेशन बाय मेन और ऑपरेशन फेल्ड बाय विमेन. समझ में आ गया? They are suppressed by men, but it is the women who are oppressed. Oppressed. Men suppress कर रहे हैं और women जो है वो oppressed हो रही हैं. Suppressed में there is a single P, double S. Oppression में double P, double S. मैं जब ये फ्लैश कार्ड बना रही थी मैं बार बार ये गलती कर रही थी. ठीक है, स्पेलिंग्स में ये बात आपको समझ में आ गई है. पोएम का बैकग्राउंड ओके. अब ये पोएम 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट पार्ट में है जहाँ पे आंट जेनिफर क्या कर रहे हैं ये हमें बताया जाता है. वो क्या कर रहे हैं? कढ़ाई, एम्ब्रॉयडर. वो निटिंग नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ बी केयरफुल. वो एम्ब्रॉयडर कर रहे हैं. वो एक स्क्रीन, एक पैनल के ऊपर कुछ एम्ब्रॉयडर कर रहे हैं. वो कुछ क्या है? इट इज़ द सीन ऑफ टाइगर्स प्रांसिंग. टाइगर्स इधर उधर भाग रहे हैं, खेल रहे हैं. वहाँ पे एक पेड़ है और पेड़ के नीचे जो है हंटर्स वो सोए हुए हैं, राइट? हम ये डिस्कस, मतलब हम अभी कर ले डिस्कस, अभी कर लेते हैं. ये सीन इतना अद्भुत क्यों है? ये सीन इतना अमेजिंग क्यों है? क्योंकि वो फ्रीली इधर-उधर घूम रहे हैं विदाउट एनी फियर. हंटर का फियर्स. वेरी नाइस. आपको तीनों चीज़ों को इकट्ठे जोड़नी है. हंटर आराम से सोया हुआ है टाइगर की प्रेजेंस में. क्या ये अद्भुत बात नहीं है? अमेजिंग बात नहीं है? इंसान टाइगर के आगे आराम से सो जाएगा. वो कब सोएगा? जब उसको उस टाइगर से डर नहीं होगा. टाइगर मुझे मार देगा, मुझे खदेड़ देगा, ये डर नहीं होगा, तब हंटर आराम से पेड़ के नीचे सोएगा.
हंटर के प्रेजेंस में टाइगर उधर उधर भागेगा, खेलेगा, मस्ती करेगा। वो टाइगर कब करेगा? जब उसे उसको उसको डर ना लगे। हंटर का डर नहीं होएगा। हंटर का काम क्या है? टाइगर को हंटर से डर क्यों लगेगा मैम? वही बता रही हूँ, हंटर क्या करता है? हु इज अ हंटर? जो एनिमल किल करता है। एक मिनट, उसको ये समझ में नहीं आया। हंटर कौन होता है? जो टाइगर मतलब हंट करता है, जो एनिमल किस एनिमल को हंट करता है? तो वो टाइगर्स को मारेगा। हाँ, तो टाइगर्स हंटर के दोस्त हैं कि उनसे डरते हैं? डरते हैं। ठीक है। समझ में आया? अगर हंटर के हाथ में बंदूक नहीं है, पर टाइगर्स की पर्सनालिटी बताइए ना कि वो मतलब हर जगह पहले ये चीज समझो, ये सीन समझो। दैट इज वेरी पीपल गो रॉन्ग। आगे नहीं भागो, पहले इस बात को समझो कि ये सीन इतना अद्भुत क्यों है। अगर ये सीन समझ में आ जाएगा ना तो पोएम यूं समझ में आ जाएगी। राइट? एक पेड़ के नीचे हंटर सोया हुआ है बेखौफ, उसको टाइगर का कोई डर नहीं। टाइगर हंटर के आगे खेल रहा है बेखौफ, उसको हंटर का डर नहीं। रियल लाइफ में हंटर के हाथ में गन नहीं होती है तो वो टाइगर से डरता है कि टाइगर मुझे मार देगा। यस और नो? टाइगर इंसान को देखकर छोड़ेगा कि उसको किल करेगा? किल कर देगा, हंट कर लेगा। वैसे ही टाइगर को देख के हंटर अपनी बंदूक से टाइगर को जान से मारेगा कि वहां से पीछे हट जाएगा? मारेगा, क्योंकि उसका काम है टाइगर्स को हंट करना। अब जब ये दोनों सीन में एक दूसरे को वो हार्म नहीं पहुंचा रहे, यू हैव टू अंडरस्टैंड द सीन। ना हंटर टाइगर्स को परेशान कर रहा है, ना टाइगर हंटर को परेशान कर रहे हैं। ये सीन समझ में आ गया? अब इस पोएम में हंटर कौन है? हु इज सिंबलाइज्ड बाय द हंटर? आंट जेनिफर। आंट जेनिफर के हस्बैंड, अंकल। आप पोएम को समझो। हंटर इज सिंबलाइजिंग अंकल, आंट जेनिफर्स हस्बैंड, और टाइगर सिंबलाइज करता है आंट जेनिफर की डिजायर कि वो अपने हंटर से ना डरे, वो अपने हंटर के सामने जी भर के जिए, हंसे, बोले, खेले, अपनी जिंदगी एंजॉय करें। पैनल क्या है? इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ अ डिजायर। वो अपनी जिंदगी कैसे चाहते हैं उसका एक्सप्रेशन है। वो अपनी डिजायर को उस पैनल पे एम्ब्रॉयडर कर रहे हैं। वो एक ऐसा सीन एम्ब्रॉयडर कर रहे हैं जहाँ पे उनकी लाइफ में अपने हंटर का डर नहीं है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आई? अब आइए, कंफ्यूजन है तो पूछ लो बेटे, 10 बार पूछो मेरे से। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अगर ये चीज़ क्लियर हो गई है तो ये बात भी याद रखना कि यहाँ पे टाइगर 2 चीज़ों को सिंबलाइज करता है। डोमिनेशन। टाइगर्स आर ऑलवेज अ सिंबल ऑफ मेल डोमिनेशन, मेल पावर, मेल सुप्रीमेसी। आदमियों की शक्ति, आदमियों का डोमिनेशन, आदमियों की सुप्रीमेसी, उस चीज़ को हमेशा टाइगर उस चीज़ का प्रतीक रहा है। और सेकंड डिजायर्स। बट यहाँ पे टाइगर आंट जेनिफर की डिजायर को भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, जहाँ पे वो कहती है कि मुझे टाइगर्स की तरह बेखौफ होना है, मुझे टाइगर्स की तरह अपनी जिंदगी जीनी है जिसमें वो किसी से डरते नहीं है। मैम बट वो डोमिनेट तो नहीं करना चाहती कि मतलब नहीं, आपने देखा यहाँ पे टाइगर हंटर को डोमिनेट कर रहे हैं कि अपनी जिंदगी जी रहे हैं? अपनी जिंदगी जी। आप वो पैनल को याद करो ना, पैनल में टाइगर हंटर को डोमिनेट दोनों नहीं equal कर है रहा। एक दूसरे से। हंटर अपना एंजॉय कर रहा है सोकर, टाइगर अपना एंजॉय कर रहा है खेलकर। राइट? ना तो वो हंटर बनना चाहती है, बट वो टाइगर की तरह अपनी जिंदगी जरूर एंजॉय करना चाहती है। वो हंटर को किसी भी एंगल से डोमिनेट नहीं करना चाहती। तो टाइगर किस चीज का प्रतीक है? 1, इट रिप्रेजेंट्स द मेल डोमिनेशन, द मेल सुप्रीमेसी। सेकेंड, वो आंट जेनिफर की डिजायर को भी रिफ्लेक्ट करता है कि वो भी टाइगर की तरह जिंदगी जीना चाहती है। क्लियर हो गया? अब मैं पोएम की लाइन के साथ समझाती जाऊंगी। आंट जेनिफर्स टाइगर्स। अब यहाँ पे आंट जेनिफर के टाइगर क्यों लिखा गया है? जो उसने embroidered किया। Because she is embroidering those tigers. These tigers represent her desire. ये टाइगर जो है वो उसकी डिजायर का रिप्रेजेंटेशन है। ये वो ऐसे टाइगर हैं जो अपने हंटर से नहीं डरते। तो ये टाइगर किसके हैं? आंट जेनिफर के।
अदरवाइज हर टाइगर हंटर से डरता है, बट आंट जेनिफर के टाइगर हंटर से नहीं डरते, इसीलिए ये आंट जेनिफर के टाइगर हैं। आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रैंस अक्रॉस द स्क्रीन। प्रैंस का मतलब है दौड़ना, खेलना, कूदना, और स्क्रीन है वो पैनल जिसको वो एम्ब्रॉयडर कर रहे हैं। ब्राइट टोपैज डेनिजन्स इन अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। ब्राइट चमकदार, टोपैज इज अ जेमस्टोन, येलो कलर का जेमस्टोन होता है। डेनिजन होता है किसी जगह के निवासी। अब टाइगर किस के निवासी है, किस जगह पे रहते हैं? जंगल। जंगल का कलर क्या होता है? ग्रीन, ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। ब्राइट येलो इनहैबिटेंट्स। अगर हम इस लाइन को सिंपल लाइन बनाएं तो टोपैज येलो कलर रिप्रेजेंट करता है। ब्राइट येलो कलर, डेनिजन्स, इनहैबिटेंट्स, निवासी, कहाँ के? जंगल के, ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन इज शोइंग द जंगल। ब्राइट, अब ये टाइगर्स का डिस्क्रिप्शन है, ये जो लाइन है ये टाइगर को, नेक्स्ट 3 लाइन्स जो है ये आंट जेनिफर के टाइगर को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि आंट जेनिफर के टाइगर कैसे हैं। वो जंगल के निवासी हैं, ब्राइट येलो कलर के हैं। सेकेंड लाइन है दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। ये लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है? ये कौन है आदमी जो नीचे है ट्री के? हंटर। और हंटर किसको सिंबलाइज करते हैं? अंकल को। हंटर किसको सिंबलाइज करता है? हु इज द हंटर इन आंट जेनिफर्स लाइफ? हर हस्बैंड, राइट। शी इज, दे डू नॉट फियर, वो उस हंटर से डरते नहीं हैं। दे पेस इन स्लीक शिवैलरिक सर्टेनिटी। पेस का मतलब होता है चलना। अब वो थर्ड लाइन में, फोर्थ लाइन में बता रहे हैं कि ये टाइगर्स कैसे चलते हैं। आपने बच्चों की चाल देखी है? कई, हर आपके क्लास के भी बच्चे, किसी के कंधे झुके हुए होंगे, कोई सर झुका के चलेगा, कोई शेर की तरह चलेगा, कोई डर डर के चलेगा, है ना। हर एक के चलने का तरीका अलग होता है। आपकी चलने के तरीके से आपकी पर्सनालिटी पता चल जाती है कि आप किस तरह के इंसान हो। टाइगर्स कैसे चल रहे हैं? स्लीक शिवैलरिक सर्टेनिटी। स्लीक का मतलब होता है एलिगेंट, ग्रेसफुल, बड़े तरीके से, बड़े मतलब ना उनके जो चलने में एक अदा है, मैजेस्टिक है। उनका जो चलने का तरीका है वो बड़ा मैजेस्टिक है। आंखें वहाँ पे खिंचती चली जाती हैं। मतलब आंट जेनिफर जब चलती है तो उनका डर नज़र आता है, बट आंटी के जब टाइगर चलेंगे तो उनमें किसी भी प्रकार का डर नहीं होगा। दे विल बी वॉकिंग वेरी मैजेस्टिकली, लाइक स्लीकली वो चलेंगे। शिवैलरिक क्या होता है? रिस्पेक्ट फॉर विमेन। इसके लिए वर्ड शिवैलरिक। हाँ, जो इंसान शिवैलरिक होता है इसका मतलब होता है वो वुमेन को रिस्पेक्ट करता है। ठीक है। अब ये वाली क्वालिटी क्यों डाली है आंट जेनिफर ने अपने टाइगर में? वो कैसा? रिस्पेक्ट करे। यस, वो चाहती कि जो टाइगर है वो विमेन की रिस्पेक्ट करे, वो गैलेंट हो। GALLANT। गैलेंट का मतलब होता है जो औरतों को रिस्पेक्ट करे, जो उनके लिए इज्जत रखे अपने दिल में। अंकल आंट जेनिफर की इज्जत नहीं करते, बट आंटी चाहती है कि उसकी लाइफ का जो टाइगर है वो गैलेंट हो, वो शिवैलरिक हो। यस, उसकी रिस्पेक्ट करे, उसका मान रखे। समझ में आ गया? एंड सर्टेनिटी। सर्टेनिटी का मतलब होता है कॉन्फिडेंस। आंट जेनिफर इज कॉन्फिडेंट अबाउट हरसेल्फ। जो इंसान कॉन्फिडेंट नहीं होगा उसी को सप्रेस किया जाता है। जो अपने लिए कॉन्फिडेंट होता है वो कभी भी सप्रेस नहीं होगा, राइट। तो आंट जेनिफर के टाइगर्स कैसे हैं? मैजेस्टिक हैं, वुमेन की तरफ रिस्पेक्टफुल है, और वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं, वो किसी से भी डरते नहीं हैं। विमेन के बारे में नहीं पता था, मुझे लगा बस फ्रीली और मैजेस्टिकली। नहीं, दे रिस्पेक्ट विमेन, और इसीलिए ये आंट जेनिफर की डिज़ायर को रिफ्लेक्ट करते हैं, ताकि वो रिस्पेक्ट करें। यस, ताकि कि उनकी ज़िंदगी में जो कमियां हैं उन्होंने वो चीज़ें टाइगर को दी हैं कि हाँ, मेरी ज़िंदगी का टाइगर ऐसा होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आंट जेनिफर सिर्फ खुद को रिप्रेजेंट कर रही है कि वो पूरी वुमेन,
यस, द विमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड। समझ में आया है? इसीलिए उनको आंट जेनिफर का नाम दिया, क्योंकि ये आंट जेनिफर एक आंट की कहानी नहीं है, ये वो सारी सप्रेस्ड और ऑप्रेस्ड विमेन की डिज़ायर को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? हर लड़की को एक ऐसा हस्बैंड चाहिए, एक ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए जो उसकी रिस्पेक्ट करे, राइट? सो दीज आर द क्वालिटीज दैट आंट जेनिफर wants. First stanza is about what Aunt Jennifer is doing. ठीक है? अब सेकेंड स्टैंजा है जो हमें बताता है कि ये काम करते हुए आंट जेनिफर की हालत कैसी है। वो ये मन से तो वो बड़े मन से खुश होकर ये काम कर रहे हैं, बट उनके दिल में डर है या नहीं है? किस बात का डर है? अंकल का। मतलब उनका ऑपरेशन का लेवल, सप्रेशन का लेवल बताया गया है कि इतनी सिंपल हार्मलेस एक्टिविटी एम्ब्रॉयडरी की, एम्ब्रॉयडरी कोई हार्मफुल एक्टिविटी है कि बड़ी सिंपल एक्टिविटी है? इतना डर लग रहा है कि हाँ, यस, वो इतनी सिंपल हार्मलेस एक्टिविटी करते हुए भी वो इतनी सप्रेस्ड है, इतनी ऑप्रेस्ड है कि उसके हाथ कांप रहे हैं। अब शिवरिंग और ट्रेम्बलिंग में कोई फर्क है? ट्रेम्बलिंग उसकी हाई डिग्री होगी ज़्यादा कि शिवरिंग? शिवरिंग आप करते हो ठंड से, when you feel cold you shiver, ठीक है? जब आपको डर लगता है तब आप क्या करते हो? ट्रेम्बल। आप किताब लेके बैठे हो एग्ज़ाम देने और आपके हाथ में मोबाइल या किताब पकड़ी जाए तो आपकी बॉडी कांपने लग जाती है। सो डू यू शिवर और डू यू ट्रेम्बल? ट्रेम्बल। यू ट्रेम्बल विथ फियर, यू शिवर विथ कोल्ड। तो यहाँ पे जो आपका एक्सप्रेशन आएगा ट्रेम्बलिंग आना चाहिए, ठीक है? फ्लटरिंग का मतलब शिवरिंग नहीं है, इट इज़ ट्रेम्बलिंग। अब वो कह रहे हैं कि वो इतना डरते हैं अंकल से कि इतनी सिंपल सी एक्टिविटी करते हुए भी उनके हाथ कांप रहे हैं। फिर आइवरी नीडल का मेंशन है। आइवरी बहुत लाइट मटेरियल होता है, आपको पता है ना, एलिफेंट की टस्क से हमें आइवरी मटेरियल मिलता है, राइट? आइवरी इज़ अ वेरी लाइट वेट मटेरियल। तो वो बोल रहे हैं कि आइवरी की नीडल तो बहुत लाइट है, बट उसको खींचने में आंट जेनिफर की जान निकल रही है। वो आइवरी नीडल निकलने से निकल रही है जान कि अंकल के डर से निकल रही है? क्लियर हो गया? ओके। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वुल। ये जो वुल का वर्ड आता है ना, यहाँ पे ज़्यादातर बच्चों को लगता है कि वो निटिंग की बात कर रहे हैं, जबकि वो निटिंग की बात नहीं कर रहे हैं। थ्रेड को भी, पुराने ज़माने में जो थ्रेड होता था ना, जो रील होती थी थ्रेड की, कॉटन रील, उसको भी वुल बोला जाता था, राइट? मतलब अब हमने वुल को डिफ्रेंशिएट कर दिया है कि गरम जो धागा होता है वो वुल है और कॉटन का धागा जो है वो थ्रेड है, बट पुराने ज़माने में कॉटन थ्रेड को ही वुल बोला जाता था। क्लियर? तो इसीलिए बच्चों को लगता है जब वुल का मेंशन आया है कि वो निटिंग कर रहे हैं, वो निटिंग नहीं कर रहे हैं, वो एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं। Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. अब ये हालत बताइए कि उनके हाथ कांप रहे हैं, इतने कांप रहे हैं कि वो सिंपल सी लाइट वेट नीडल भी उनसे खींची नहीं जा रही है। नेक्स्ट जो लाइन है, कारण बताया है क्यों। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। मैसिव वेट मतलब बहुत ज़्यादा भार। अब अंगूठी का बहुत ज़्यादा भार होता है, तो अंगूठी का भार नहीं है। भार किसका है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैरिड लाइफ। जो वो सप्रेस्ड लाइफ जी रही हैं, वो लाइफ का भार है। धागे का, सुई का कोई भार नहीं है, बट वो सुई धागा किस, मतलब सुई धागा किस हाथ से कर रहे हैं? यस, अंगूठी जो पहनी है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। अब अंकल्स वेडिंग बैंड से क्या समझ में आता है? मैरिज के टाइम पे अंगूठी पहनाई गई है, वो उनके हाथों में है, उसका भार है। अब अंगूठी अपने आप में भारी नहीं है, बट अंगूठी के साथ एक जिम्मेवारी आई है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, एक सप्रेशन आया है, वो ऑप्रेस्ड हुई है, राइट? उसका इतना भार है जिसके कारण उनके हाथ कांप रहे हैं। क्लियर हुई ये बात बेटे?
The massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. वो भार का जो वजन है उसने उनके हाथों के ऊपर बड़ा हैवी वेट डाल दिया है, जिसके कारण वो धागे को खींच नहीं पा रही है। अब हम लास्ट स्टैंजा पे आ जाते हैं। लास्ट स्टैंजा में पोएट डिपिक्ट कर रही है कि आंट जेनिफर का डेथ के बाद क्या हाल होगा। हम सोचते हैं कि हमें मरने के बाद ही मुक्ति मिलेगी, पर उस टाइम बट यस, पोएट कहती है कि आंट जेनिफर के हिस्से में तो मरने के बाद भी फ्रीडम, इमेंसिपेशन, इक्वालिटी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो वेडिंग बैंड यस, जब उनको दफनाया जाएगा तो उनके मैरिड कहलाएगी और मैरिड कहलाएगी, उनके हाथ में वो वेडिंग बैंड रहेगा। ये प्रतीक बनके कि ये एक ऐसी लेडी है जो पूरी जिंदगी अंकल के अत्याचारों के नीचे जी है और अब अंकल के अत्याचारों के अंदर ही मर गई है। राइट? When aunt is dead, her terrified hands will lie. Still ringed with ordeals, she was mastered by. अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। Still ringed with ordeals, she was mastered by. आंट जेनिफर जब मर जाएंगी तो उनके हाथ कहाँ होंगे? ऑब्वियसली उनके साथ ही होंगे। हाथों में क्या पहना होगा? अंगूठी। अंगूठी के नीचे आपने देखा, अगर कई सालों तक आप एक अंगूठी पहने रखो तो एक सफ़ेद निशान बन जाता है। राइट? एक तो वो सफ़ेद निशान गोल होता है, ऊपर से ज़िंदगी जब आपको सप्रेस और ऑप्रेस करती है तो आप चारों तरफ से ऑप्रेस हो जाते हो, है ना? तो वो रिंग्ड ऑर्डील्स, ऑर्डील मतलब डिफ़िकल्टी ऑफ लाइफ। ये जो आंट जेनिफर के ऊपर मुसीबत आई थी, ये एक जगह से आई थी कि उनकी ज़िंदगी को चारों तरफ से उसने जकड़ लिया था, चारों तरफ से उनको पकड़ लिया था, उनको कहीं से भी कोई रिलीफ नहीं था। तो मरने के बाद भी वो अंगूठी का निशान उनके हाथों पे एज इट इज़ रहेगा, और जब तक अंगूठी है, अंगूठी का निशान है, तो आंट जेनिफर कभी भी मुक्त नहीं हो पाएंगे। वो हमेशा अंकल के अंडर सप्रेस्ड और ऑप्रेस्ड रहेंगे। राइट? ये ऑपरेशन जो शुरू हुआ था, ये आंट जेनिफर की शादी से पहले शुरू हुआ था? नहीं। कब शुरू हुआ? शादी के बाद। मतलब जैसे ही अंगूठी पहनाई थी उनको, वैसे ही अंकल उनके मास्टर बन गए थे। राइट? स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डील्स, शी वॉज मास्टर्ड बाय। वो अंगूठी के उनके हाथ में आते ही उनके ऊपर एक मास्टर बैठ गया था, तो वो उसी दिशा में दफन हो जाएंगी, उनको कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। अब जो लास्ट 2 लाइन्स हैं, ये बहुत 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 क्रूशियल लाइन्स हैं। बच्चे ये 2 लाइन्स के ऊपर फोकस करते ही नहीं हैं। अब लास्ट 2 लाइन्स में आंट की तो मौत हो गई, आंट तो जैसे जिए वैसे ही सप्रेस्ड मर गए, बट उनके टाइगर्स को क्या हुआ जो उन्होंने स्क्रीन पे बनाए हैं? वो तो वैसे ही fearlessly घूमे। Will go on prancing और वो down. किसको सिंबलाइज कर रहे हैं? फ्रीडम। फ्रीडम व्हेन? फॉर व्हाट? बेटा जी, आंट एड्रियन रिच कह रही है थ्रू द टाइगर्स के चाहे एक आंट जेनिफर बन जाए, बट जो वुमेन के अंदर इक्वालिटी की इच्छा है, इक्वालिटी का डिज़ायर है, अपनी ज़िंदगी जीने की जो डिज़ायर है, वो कभी ख़त्म नहीं होगी। वो डिज़ायर, यस, आंट जेनिफर एक लेडी के मरने से ये डिज़ायर दूसरे लेडीज़ में ख़त्म नहीं होगी। समझ में आया? हर लड़की इसी डिज़ायर के साथ पैदा होती है कि वो अपनी ज़िंदगी जिए, ये डिज़ायर अपने टर्म्स पे, वो ये डिज़ायर कभी ख़त्म नहीं होगी, और ये कभी डिज़ायर ख़त्म नहीं होगी इज सिम्बलाइज्ड बाय द टाइगर्स हु आर स्टिल prancing आफ्टर आंट जेनिफर्स डेथ। आंट जेनिफर तो मर गई, बट टाइगर्स अभी भी बेखौफ घूम रहे हैं, खेल रहे हैं। दैट इज सिंबलाइजिंग कि विमेन की इच्छा कभी भी मरेगी नहीं। आप उनको जितना मर्जी सप्रेस कर लो, अप्रेस कर लो, बट वो अपनी क्वालिटी के लिए कभी भी इच्छा रखना छोड़ेंगे नहीं। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन prancing प्राउड एंड अनअफ्रेड। उनकी डिग्निटी मेंटेन्ड होगी, वो कभी भी किसी मेल के साथ डरेंगे नहीं। इट्स अ वेरी सिंपल पोएम डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। अब इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है? दैट इज लिटरेरी डिवाइसेस एंड सिम्बल्स। सिम्बल्स मैंने आपको साथ के साथ सारा कुछ बता दिया। राइट? मैंने आपको टाइगर्स बता दिए,
डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन बता दिया, पेस इन स्लीक शिवालरिक सर्टेनिटी का मतलब बता दिया, फ्लटरिंग वूल बता दिया। फ्लटरिंग वूल उनके हाथों को सिंबलाइज कर रहा है। शिवैलरिक क्या था? शिवालरिक इज गैलेंट टूवर्ड्स विमेन, रिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स विमेन, ठीक है। फ्लटरिंग वूल एक्सटेंसिव ऑपरेशन का भी निशान है, ये समझ में आ गया था ना, ये भी आपको समझा दिया है। फिर उनका स्ट्रगल विद द आइवरी नीडल, ये भी मैंने आपको बता दिया कि दैट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग लॉस ऑफ आइडेंटिटी एंड ए टेरराइज स्टेट ऑफ माइंड। उनको इतना अंकल ने टेरराइज किया हुआ है कि उनकी खुद की आइडेंटिटी जो है वो खो गई है, वो खुद को पहचान, उनकी खुद की पहचान खत्म हो गई है। एंड वेडिंग बैंड सिंबल ऑफ ऑपरेशन है, एंड रिंग विद ऑडियंस भी मैं आपको समझा चुकी हूँ। सो नाउ वी आर लेफ्ट विद लिटरेरी डिवाइसेस। फर्स्ट लिटरेरी डिवाइसेस एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? सेम साउंड, नॉट द सेम अल्फाबेट। तो अब आप मेरे को ये लाइन में बताओ, दे पेस इन स्लीक शिवैलरिक सर्टेनिटी, इसमें एलिट्रेशन किन वर्ड्स के ऊपर में है? सर्टेनिटी और ट्री। सर्टेनिटी और ट्री। ट्री कैसे? सर्टेनिटी में स साउंड है, ट्री में ट्र साउंड है। ये लास्ट में। नहीं नहीं नहीं, वो एसोनेंस कॉन्सोनेंट्स में आ जाएगा। ओके, गलत कर दिया। स्क्रीन और ग्रीन में तो है लास्ट में। नहीं है बेटे, मैं आपको एलिट्रेशन पूछ रही हूँ, आप मुझे एसोनेंस कॉन्सोनेंट्स बता रहे हो। एलिट्रेशन इज रेपिटेशन ऑफ द सेम साउंड एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ड्स। बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स। शिवैलरिक और सर्टेनिटी। बेटे शिवैलरिक में साउंड क्या है? श, और सर्टेनिटी में साउंड है स। स और श में ये डिफरेंस है। पेस और स्लीप नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये क्यों होगा? बेटे क्यों तुम्हें पता नहीं चल रहा है? क्योंकि तुम अभी भी अल्फाबेट को पकड़ रहे हो। स्लीक सर्टेनिटी कौन सा साउंड है? स्लीक सर्टेनिटी कौन सा साउंड है? स साउंड। पर तुम क्या देख रहे थे? एस और सी। मैं बार बार कह रही हूं साउंड देखो। फिंगर्स फ्लटरिंग एलिट्रेशन है या नहीं? फिंगर्स फ्लटरिंग। सेम। फर्स्ट साउंड प्रांसिंग एंड प्राउड। उसके बिल्कुल स्टार्टिंग का साउंड देखना है। मैं तो बोल ही रही हूँ, एलिट्रेशन इज द रेपिटेशन ऑफ द सेम साउंड एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ड्स। prancing, proud, again alliteration, same words। बेटा sleek and certainty नहीं भूलना, यहाँ पे अक्सर गलतियाँ आप लोग कर देते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज pun has been used in the word ringed or deals। एक तो रिंग के लिए वर्ड यूज किया गया है अंगूठी, और एक उसके निशान के लिए बोला गया है कि उस मतलब वो रिंग्ड उसका निशान है, और साथ में जो वो डिफिकल्टी से घिरी हुई है चारों तरफ से, उसके लिए भी वर्ड रिंग्ड यूज किया गया है। सो देयर इज अ पन। पन का मतलब क्या होता है? पता नहीं मैम, वर्ड याद आ रहे हैं पर मीनिंग नहीं याद आ रहा। बेटे मैं हर बार हर पोएम में ये बताती हूँ, पन इज द यूज ऑफ अ वर्ड इन सच अ वे कि इट इज केपेबल ऑफ टू मीनिंग्स। हम वर्ड एक यूज करते हैं बट सामने वाले को समझ में आ जाता है कि ये दो बातें बोल रहे हैं। एक तो हम अंगूठी के निशान की बात कर रहे हैं, और एक हम बात कर रहे हैं कि वो जिंदगी चारों तरफ से उनके मुश्किलों से घिरी हुई है ना। जैसे कीपिंग क्वाइट में था, डू नॉट मूव योर आर्म्स सो मच, तो यहाँ पे आर्म्स क्या था? उसमें भी पन था। पन आर्म्स एक तो बॉडी पार्ट, और एक आर्म्स एंड एम्यूनेशन, जो बारूद होता है आर्म्स है ना, गोली बारूद जो होता है उसको हम आर्म्स एंड एम्यूनेशन कहते हैं। तो आर्म्स का दो मीनिंग था, तभी हमने पन कहा था कि पोएट बोल रहे ना तो PUN पन, PUN पन। पन का मतलब होता है अ लिटरेरी डिवाइस इन विच अ वर्ड इज यूज्ड इन सच अ वे दैट single word used in such a way more than two meanings, that it is capable of more than one meaning, मतलब it has two meanings। क्लियर? और इसमें जो वर्ड है रिंग्ड, उसमें पन है, ठीक है। ये YouTube पे वीडियो होगी, कंफ्यूजन होएगा, अगर भूल जाओगे तो दोबारा देख लेना वीडियो, सुन लेना एग्जाम से पहले। मैम इसमें लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं आ सकता कि पोएम में
आ सकते हैं, वुमेन ऑपरेशन के ऊपर बहुत आसानी से इसमें लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। मतलब कोई भी चैप्टर में से आ सकता है, कोई भी चैप्टर, कोई भी पोएम, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। जैसे हिस्ट्री में ना मतलब मैम ने हमें एक ब्लूप्रिंट दे दिया 8 मार्क्स के क्वेश्चन है उसमें, तो मतलब मैम ने बता दिया है कि हाँ इस चैप्टर्स में से आने सैम्पल पेपर। इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं है, इंग्लिश में कोई भी चैप्टर से, कोई भी पोएम से लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। मैम बेकार से क्वेश्चन भी आ जाते कि कॉन्वर्सेशन आपको आगे बढ़ानी पड़ेगी, तो बेटा वो सोचने की क्या बेकार, है, आपको story पता है है। कॉन्वर्सेशन इज द बेस्ट वे टू गेट मार्क्स। हाँ इजी होता है, वो इजी होता है, बट सिर्फ आपको कॉन्वर्सेशन लिखना आना चाहिए, हाँ बट अदरवाइज अ कॉन्वर्सेशन इज द बेस्ट वे टू गेट मार्क्स, क्योंकि आपने अपनी दिल की बात कर दी है, अपनी बात करनी है कि आप क्या सोचते हो। हाँ, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू लिखना है तो वो इजी हो हाँ, जाता है। और आपका पॉइंट ऑफ व्यू कभी गलत नहीं हो सकता, मेरे से डिफरेंट होगा बट वो गलत नहीं होगा, ठीक है। हाँ। ओके, नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस इज ट्रांसफर्ड एपिथेट। व्हाट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट? मैम एग्जाम नमन, तुमने हर क्लास अटेंड की है बट तुम अभी भी नहीं बोल पा रहे हो। ये भूल जाते, दिमाग से निकल जाते हैं words। बेटा एक वर्ड अपनी राइटफुल जगह से उठा के हम एक क्लोजली एसोसिएटेड वर्ड के साथ ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रांसफर्ड एपिथेट है टेरिफाइड हैंड्स। टेरिफाइड, और वो हैंड नॉन लिविंग, क्या हाथ हमारे टेरिफाइड होते हैं कि हम टेरिफाइड होते हैं? राइट, बट हमारे से आंट जेनिफर से टेरिफाइड वर्ड हटा के क्लोजली रिलेटेड उनके हाथ उनसे जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने बोला कि हैंड्स टेरिफाइड है। बट हम जब पढ़ते हैं टेरिफाइड हैंड्स तो दिमाग में क्लियर होता है कि द हैंड्स आर रेफरिंग टू आंट जेनिफर, तो ये ट्रांसफर हुआ है, इट्स अ ट्रांसफर्ड एपिथेट। इसके साथ ये एक और लिटरेरी डिवाइस है, दैट इज सिनेक्डकी। SYNEC, लिख लो, SYNECDOCHE। मैम ये नोट्स में है, हाँ जी ये मैंने देखा ही नहीं, मतलब बेटे, आप लिटरेरी डिवाइसेस नहीं देखते। मैंने देखे ना मैम, एग्जाम से पहले याद रहते हैं कौन से क्या है, उसके बाद भूल जाता है बार बार। DO क्या था आगे? DOCHE, इसकी प्रोनाउंसिएशन है सिनेक्डकी। सिनेक्डकी में या तो हम एक पार्ट को होल के लिए रिप्रेजेंट यूज करते हैं या होल को एक पार्ट के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। आई एक्सप्लेन टू यू। अगर मैंने अभी बोला आपको इंडिया वन द मैच, तो इंडिया, पूरा इंडिया मैच खेलने गया था कि 11 प्लेयर्स खेलने गए थे? 11 players, तो वो 11 प्लेयर्स रिप्रेजेंट इंडिया, यस और नो? सो इट्स अ सिनेक्डकी। जैसे आंट जैसे आंट, हाँ आंट जेनिफर और हैंड्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पूरे आंट जेनिफर को, मतलब अ पार्ट इज रिप्रेजेंटिंग द होल। आंट जेनिफर का एक पार्ट हैंड्स, वो पूरा आंट जेनिफर को सिंबलाइज कर रहा है। क्लियर? ये भी कर सकते हैं कि आंट जेनिफर और बाकी सभी वुमेन्स। हाँ, हो भी सकता है, बट यहाँ पे आंट जेनिफर ही है, बाकी की विमेन नहीं आएगा। वी आर ओनली फोकसिंग ऑन आंट जेनिफर ओवर हियर, ठीक है। फिर अगर आपको ये बोला जाए, भगवान से आप प्रार्थना करो और बोलो गिव मी माई ब्रेड दिस डे, जैसे हमारा रोड साइड स्टैंड में था, इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड, है ना। तो ये ब्रेड क्या सिग्निफाई कर रही थी कि उनको सिर्फ ब्रेड चाहिए खाने के लिए, तो सर थोड़ी सी मनी, और उनको खाना चाहिए। हम भगवान से बोलते हैं भगवान जी गिव मी माई ब्रेड दिस डे, तो इसका मतलब आज मुझे मेरे पेट में डालने के लिए अनाज दे देना, मेरे को आज इतनी इनकम दे देना कि मैं अनाज खरीद के खुद भी खा लूँ और अपनी फैमिली को भी खिला दूँ। तो वो ब्रेड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फूड को, जितना भी खाने की आइटम्स है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब अ पार्ट इज रिप्रेजेंटिंग द होल, या फिर इंडिया वन द मैच, द होल इज रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट। होल इंडिया, इंडिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो 11 प्लेयर्स को। तो तब हम कहते हैं कि इट्स अ सिनेक्डकी, ठीक है। ओके, उसके बाद है मेटाफर। मेटाफर है यूज्ड इन टोपाज, ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। यहाँ पे जब हमने टोपाज डेनिजन्स बोला तो हमने बोला टाइगर्स आर एज येलो एंड ब्राइट इन कलर एज द टोपाज जेम। टोपाज एक जेमस्टोन है ना, येलो कलर का है, तो ये इनडायरेक्ट कंपैरिजन था। हमने ये बोला नहीं ना टाइगर इज लाइक द टोपाज, हमने ऐसे बोला, हमने बोला ब्राइट टोपाज डेनिजन्स।
हमने डायरेक्टली कह दिया कि ये है, ये टोपैज डेनिजन्स है, तो इट्स अ मेटाफर, राइट? क्लियर? हाँ जी, जैसे रेड ट्रैप है। यस। तो अब क्लियर हो गया आपको ये पोएम? कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हो? श्योर? यस मैम। चलो जी, then I'm ending the class. With this, we come to the end of the video. I hope that you liked it. Please do not forget to like, share and subscribe to the channel, and remember to press the bell icon for further notifications. Thank you.